Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science Class 8 Chapter 17 Stars and the Solar System Part 2. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. इस चैप्टर के 4 पार्ट रहेंगे. अब तक हमने एक पार्ट खत्म कर चुके. दिस इज द सेकंड पार्ट. You will have to follow the next 2 parts. So total there will be 4 parts in this chapter. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मून सरफेस. मून का सरफेस में क्या होता है. हमने तो जाना कि फर्स्ट पार्ट में मून कैसे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसका रोटेशन टाइम और रिवोल्यूशन टाइम सेम होता है और हम मून के सिर्फ एक ही पार्ट, वही सेम पार्ट ही हर दिन वर्षों से देखते आ रहे हैं. हम मून के पीछे की पार्ट नहीं देखे हैं आज तक. तो देखते हैं कि ये मून जो कि सबका देखते ही सबको अच्छा लगता है, ये मून का सरफेस एक्चुअली है क्या, तो रियल में क्या हम इसको सिर्फ कहानी में ही सजाते रहेंगे या रियल में भी जानेंगे. चलिए रियल में जानते हैं ये मून में आखिर क्या है. द मून इज फैसिनेटिंग object for poets and storytellers, but when astronauts landed on the moon they found that the moon surface is dusty and barren. आप चंदा की वर्णन सुने हैं कि कवि की कविताओं में और जो गल्पिक की गल्प में सुने हैं कि चंदा ऐसा, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू. चंदा के बारे में बहुत अच्छा बातें आप सुने हैं, पर सच्चाई में क्या ये ऐसा है, तो फिर ये तो हमको साइंटिस्ट लोग ही बता पाएंगे, हमको एस्ट्रोनॉट्स ही बता पाएंगे. जब एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून उन्होंने देखा कि मून का सरफेस जो है ये कैसा है, डस्टी है और बैरन है, यानी कि धूल से भरा है और पूरा अच्छा ज़मीन नहीं है, वो उपजाऊ ज़मीन नहीं है. देयर आर मेनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. बड़ा गड्ढा है इसमें. इट ऑल्सो इज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टीफ एंड हाई माउंटेन्स. तो फिर इसमें बड़े पर्वतों की चोटी है. सम ऑफ दीज आर एज हाई एज हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ. अरे इतना बड़ा है जैसे हमारे हिमालय जैसा, इतना बड़ा चोटी है और ये तो हमको दूर से पता नहीं चलता. हमको तो ऐसे ही एक सुंदर सा सरफेस, हम तो उसको सिल्वर थाली कहते हैं, इतना सुंदर दिखता है हमें. और बच्चों का तो ये ड्रीम है कि कहीं चंदा हाथ में आ जाए तो और थोड़ी देर उसको बॉल की तरह वो खेलें, पर ऐसा नहीं है, ये क्वाइट डिफरेंट है. तो फिर इसमें बहुत बड़ा गड्ढा होता है. देखिए ये सारे. द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, इट हैज नो वाटर. कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून. तो फिर मून में जो है एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर और क्या, पानी भी नहीं है. ऐसे में हमारा लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगा. अरे जीवन धारण के लिए तो कम से कम आपको, आप सांस लेने बिना रह पाओगे, आप पानी पिए बिना रह पाओगे, बिल्कुल नहीं रह पाओगे. इसीलिए मून में क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, पानी नहीं है, इसीलिए कोई जीवन भी नहीं है, वहाँ पर कोई लाइफ भी नहीं है. कैन यू हियर एनी साउंड ऑन द मून. अरे क्या आप मून के सरफेस में सुन पाएंगे, बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे. कैसे, देखिए वी लर्न इन चैप्टर 13 दैट साउंड कैन नॉट ट्रैवल व्हेन देयर इज नो मीडियम. जब कोई मीडियम नहीं होगा तो फिर साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उसका साउंड वेव्स प्रोपागेट नहीं कर पाएगा, साउंड वेव्स नहीं ट्रैवल कर पाएगा. तो फिर वो एक की आवाज़ दूसरे तक पहुंचेगा कैसे. हमारी अर्थ में क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ से हमको सुनाई देता है. देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून. तो फिर मून में एक दूसरे को सुनना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अदरवाइज हम उसका मशीन यूज ना करें. डिड यू नो ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम. ही वाज फॉलोड बाय एडविन ऑल्ड्रिन. तो फिर ये चंदा को कौन गए थे हमारे साइंटिस्ट. इंडियन टाइम के हिसाब से ये 1969 की बात है. जुलाई महीना का 21 तारीख था. हमारे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग फर्स्ट टाइम मून में लैंड किए, पदार्पण किए, और उनके साथ कौन था, एडविन ऑल्ड्रिन. तो ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे. 1969 जुलाई 19 को. द स्टार्स. आइए अब तारों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं. व्हाट अदर ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द नाइट स्काई. रातों में आप सूरज देखते हैं, चंदा देखते हैं, और क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टार्स. तो ये स्टार्स कब दिखते हैं, क्या दिन में दिखते हैं, बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, ये हमको दिखाई पड़ते हैं रात में. तो क्या दिन में ये तारे नहीं होते, दिन में बिल्कुल होते हैं.
पर ये हमको दिखाई नहीं पड़ते, है ना। ये बात आपको पता है कि नहीं। There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. आप ये सारे स्टार्स को, सितारों को देख पाएंगे डार्क नाइट में देख पाएंगे, और हो सके तो बिग सिटी से आप दूर चले जाइए तो आपको अच्छी तरह दिखेंगे। बिग सिटी में क्यों नहीं, हमने पास्ट पार्ट में ये पढ़ा है, क्योंकि बिग सिटीज में बहुत सारे स्मोक होते हैं, डस्ट होते हैं और ब्राइट लाइट होते हैं, तो वहाँ पर हमको क्लियर स्काई दिखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हमको दूर जगह मिलेगा, इसके लिए डार्क नाइट चाहिए। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट, क्या सारे स्टार्स इक्वली ब्राइट होता है? नहीं, कुछ बहुत ब्राइट होता है, कुछ कम ब्राइट होता है। आर दे ऑफ द सेम कलर, क्या सारे का कलर एक जैसा दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, स्टार्स का अपना लाइट होता है, जैसे सूरज का अपना लाइट होता है, स्टार्स का भी अपना लाइट होता है, वो विकिरण करते हैं। द सन इज ऑल्सो ए स्टार, अरे आपको पता है कि नहीं, हमारी सूरज जो है ये भी तो एक स्टार है। Why does it appear so large compared to the other stars? तो फिर अगर सन भी एक स्टार है और तो फिर वो बाकी स्टार की तरह ऐसे छोटा क्यों नहीं दिखाई देता? सूरज इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये हमारे पास है। Which appears bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 meter? कोई एक बल आपके बहुत ही पास रखा है और एक बल आपसे 100 मीटर दूर रखा है, कौन सा आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा? अब तो क्लियर है ना, जो पास में है वो बड़ा दिखेगा। ऐसे ही सन हमारी दूसरे स्टार्स के मुकाबले पास है, इसीलिए वो हमको बड़ा दिखता है। द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे देन द सन, तो फिर सन के मुकाबले बाकी सारे स्टार्स मिलियंस ऑफ टाइम्स, समझ पा रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर है। द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट्स, ये इतने दूर है कि हमको जैसे एक बिंदी की तरह दिखाई देते हैं। तो फिर बाकी स्टार और सूरज ये सब स्टार्स ही हैं। तो आइए देख लेते हैं ये सन हमसे कितने दूरी में है। सन इज नियरली, ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। हमारी अर्थ से सन का दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन में कितना जीरो लगता है? 6 जीरो, और मिलियन में लगता है 6 जीरो, बिलियन में लगता है 9 जीरो, और ट्रिलियन में लगता है 12 जीरो। तो फिर 150 मिलियन किलोमीटर दूरी से ये रहता है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंटाउरी। तो सूरज के बाद अगर हम ढूंढें कि कौन सा नेक्स्ट स्टार है हमारे पास में, तो फिर वो है प्रोक्सिमा सेंटाउरी, जो कि कितना दूरी में है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर में है from the earth. Can you read this distance in kilometers conveniently? Some stars are even further away. ये तो अगर हम सूरज के बाद नेक्स्ट स्टार ढूंढने जाएंगे तो इतना दूरी में मिलेगा, और उसके बाद अगर जाएंगे तो और पूछो मत। Such large distances are expressed in another unit known as light year. तो फिर इतनी बड़ी बड़ी दूरी को हम कैसे नापेंगे? इसके लिए हमने रखा है और एक यूनिट, और वो है लाइट ईयर, आलोक वर्ष बोलते हैं। तो फिर ये लाइट ईयर क्या है? एक लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होता है आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट को अगर हम भेजेंगे तो फिर ये सूरज से हमारे तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगता है। आप सोचिए यही लाइट को ट्रैवल करने के लिए 1 ईयर लग जाए, तो फिर वो जितना दूर तक जा पाएगा उसी डिस्टेंस को बोलेंगे 1 लाइट ईयर। इट इज़ द डिस्टेंस। पहले तो आप ये याद रखिए, लाइट ईयर से क्या नापा जाता है? डिस्टेंस नापा जाता है, ठीक है। तो ये लाइट ईयर क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस, ये यही दूरी है जो कि ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो एक सेकेंड में, जो लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस जा सकता है, वो भला 1 ईयर तक जाए तो कितना दूर जा सकता है? इतना बड़ा है ये डिस्टेंस। तो फिर इसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। Thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minute.
आपको पता है कि सूरज से उसका किरणें पृथ्वी तक आने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगता है। तो वो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे 8 लाइट मिनट, ठीक है, क्योंकि 8 मिनट ही तो लगता है। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर। ऐसे ऐसे करके अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस होता है 4.3 लाइट ईयर, वो भी 1 लाइट ईयर नहीं, 2 लाइट ईयर नहीं, 4.3 लाइट ईयर। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। If light from stars takes years to reach us, I wonder if we are looking into the past when we look at stars. So I want to know why we do not see the stars during the day. Why are they visible only at night? अरे मुझे को तो ये लग रहा है कि ये हमको दिन में क्यों नहीं दिखते। तो फिर दिन में क्यों नहीं दिखते, ये बात तो हम आपको बता चुके। तो फिर दिन में इसलिए वो नहीं दिखते क्योंकि सूरज का रोशनी इतना ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर वो दबे हुए रह जाते हैं। सूरज के ब्राइटनेस से वो हमको स्टार्स और दिखते नहीं हैं। रात में जब सूरज का रोशनी नहीं रहता है फिर हमको स्टार्स दिखाई पड़ते हैं। स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। वो दिन में भी वहीं के वहीं रहते हैं पर हमको दिखाई नहीं देते सूरज की उजाला रोशनी के कारण। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स और ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। तो फिर ऐसे ही आप 2 घंटा तक देखिए कि कितने सारे तारे आपको दिख रहे हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे और कुछ ब्राइट नहीं दिखेंगे। तो ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट ऐसे ही होगा। यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप देखेंगे कि स्टार जो है ये ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों? स्टार विच राइजेस इन द ईस्ट, स्टार भी जो है ये ईस्ट में राइज करते हैं इन द इवनिंग, सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। तो फिर हमको सूरज के बारे में तो पता है, स्टार्स के बारे में नहीं पता। तो फिर स्टार्स राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग, इवनिंग में ईस्ट में दिखेंगे, और सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। व्हाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? तो फिर ये स्टार्स हमको कैसे दिखाई पड़ते हैं? जैसे ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। क्यों? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ ए बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग इन व्हिच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम अपीयर टू मूव। अगर आप एक कमरा की बीचों बीच खड़े होंगे और घूमने लगेंगे तो आपको क्या लगेगा? अपोजिट दिशा में जैसे सारे चीज रूम का घूम रहा है। डू यू सी देम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन? आप जिस दिशा में घूम रहे हैं आपको लगेगा कि उसके अपोजिट दिशा में उस कमरे की चीजें घूम रहे हैं। तो पहली रिकॉल्स दैट व्हेन सी इज इन ए मूविंग ट्रेन द नियर बाय ट्रीज बिल्डिंग्स अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आप ट्रेन में जाते हैं ऐसे ही तो होता है, आप आगे आगे जाते हो, आपको लगता है सारी वस्तुएं पीछे पीछे जा रही हैं। इफ द स्टार्स अपीयर, आपके साथ साथ वो नहीं जाते, हमेशा आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो फिर इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, could it mean that the earth rotates from west to east? क्योंकि आपको लग रहा है कि स्टार जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो इसका यही मतलब हुआ कि हमारा अर्थ जो है ये रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? हमको अपोजिट डायरेक्शन है। तो आप 2 चीज़ जरूर याद रखिए। एक है अर्थ का क्या रोटेशन है, रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका अपोजिट है स्टार्स, और स्टार्स कैसे घूमेंगे? ईस्ट टू वेस्ट, राइट। अरे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमारे सन घूमते हैं ऐसे ही स्टार्स घूमेंगे, क्योंकि सन भी स्टार है और स्टार भी स्टार है। तो फिर ये सारे ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, उसका अपोजिट हमारे अर्थ में रच जाएंगे, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो फिर ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अर्थ जो है ये रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमारी सन भी अपीयर्स टू राइज इन ईस्ट and sets in west. Okay, आइए आगे देखते हैं। तो फिर my grandfather told me that there is one star in the sky which does not move at all. How is it possible? मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि एक स्टार ऐसा है जो कि बिल्कुल मूव नहीं करते। अरे ऐसा हो सकता है क्या? चलिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, हमको ऐसा लग रहा है। और वो क्यों लग रहा है? एक्टिविटी 17.5 में देखेंगे। टेक एन अम्ब्रेला एंड ओपन इट, make about 10 to 15 stars out of white paper, paste the stars at the position of the central rod of the umbrella and others at different places of the cloth near the end of each spool. तो फिर ये हमने लिया कुछ स्टार्स,
तो फिर एक स्टार को हमने बीचों बीच लगाया और बाकी स्टार्स को ये सारे जहाँ पर ये स्पोक चिपके हैं, इसका रॉड्स है, ये सारे रॉड्स है ना, इसी रॉड्स के यहाँ पर एक एक हमने ये सारे स्टार्स को चिपकाए है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड इन योर हैंड। बीचों बीच एक स्टार रहेगा और फिर हम इसको घुमाते जाएंगे, हम इसको ऐसे राउंड 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 घुमाते जाएंगे, हमारे अम्ब्रेला को ऐसे राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये सारे स्टार्स भी साथ साथ घूमते जाएंगे, होल्डिंग इट सेंट्रल रॉड इन योर हैंड। तो फिर ऑब्जर्व द स्टार्स ऑफ द अम्ब्रेला, इज देयर एनी स्टार व्हिच डज नॉट अपीयर टू मूव। सारे स्टार्स भी ऐसे मूव करने लगेंगे, पर एक स्टार हमको घूमते हुए नहीं दिखेगा। वो कौन सा स्टार, बीच वाला स्टार, ये बीच वाला स्टार हमको घूमते हुए नहीं दिखेगा। तो फिर ऐसे ही हमारे एक स्टार है हमारी अर्थ की एक्सिस के ऊपर, जो कि घूमता हुआ हमें नहीं दिखता। इज देयर एनी स्टार व्हिच डज नॉट अपीयर टू मूव। तो फिर व्हिच इज द स्टार लोकेटेड, इफ देयर वेर ए स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई। तो फिर ये जो है ये एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस हो गया। यहाँ पर जो स्टार है ये आपको लगेगा कि जैसे मूव नहीं कर रहा है, जबकि ये घूम रहा है, पर आपको ऐसा लगेगा क्योंकि इसका पोजीशन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो नहीं हो रहा है, वो बीचों बीच ही है। तो क्योंकि लोकेटेड एट दिस स्टार लोकेटेड वेयर द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ मीट्स द स्काई। तो कुड दिस स्टार ऑल्सो बी स्टेशनरी। तो फिर जहाँ पर हमारी ये हो गया हमारी अर्थ की एक्सिस, इसी एक्सिस के ऊपर जो है वो वाला हमको नहीं घूम रहा है, जिससे दिख रहेगा क्या वो स्टेशनरी है, बिल्कुल नहीं, वो भी तो घूम रहा है, पर हमारे साथ साथ घूम रहा है, इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है जैसा लग रहा है। देयर इज एक्चुअली ए स्टार, द पोल स्टार, व्हिच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, इट डज नॉट अपीयर टू मूव। तो फिर हमारे एक्सिस ये रहा हमारे एक्सिस, इसी के ऊपर रहा हमारा पोल स्टार। तो फिर ये हमको लगेगा कि जैसे मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट तो नहीं हो रहा है, इसीलिए। पर ये असल में दोनों। तो आइए देखते हैं कॉन्स्टेलेशन क्या है। लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कुछ देर तक आप स्काई को थोड़ा अच्छे से देखिए। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विथ शेप्स लाइक दोज इन फिगर 17.11। आप देखेंगे कि कुछ स्टार्स है, अगर वो सबको इकट्ठा मिला जाए ना तो फिर वो एक ग्रुप बना के एक शेप में बने हुए हैं। तो फिर ऐसे ही कुछ स्टार्स है क्या, द स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज ए रिकॉग्नाइजेबल शेप। रिकॉग्नाइजेबल शेप मतलब जैसे एक गोलाकार हुआ, एक ऐसे ट्रायंगल हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ, ये सब रिकॉग्नाइजेबल शेप है। यानी कि ये सारे शेप को हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, हम पहचान पाते हैं कि अरे ये तो त्रिभुज है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, ये तो गोलाकार है। रिकॉग्नाइजेबल मतलब हम उन्हें पहचान पाएंगे कि ये यही शेप है बोल के, जो हम अक्सर हमारे आसपास ये सब देख रहे हैं। तो स्टार्स फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट इज ए रिकॉग्नाइजेबल शेप, यानी कि सपोज ऐसे करके हैं, तो फिर ये त्रिभुजाकार में हो गया ना, हमको एक शेप पता चल गया। इसी प्रकार recognizable shape is called a constellation। तो constellation क्या है, constellations were devised by ancient people to be able to recognize stars in the sky। तो फिर इतना बड़ा हमारे पूर्वजों ने ये सारे constellation का रचना की है कि वो सोच के रखे हैं कि देखो ये वाला जो है ये वाला कॉन्स्टेलेशन है, यानी कि ये सारे जो ग्रुप में है स्टार्स, ये सारे ये कॉन्स्टेलेशन है। द शेप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट्स फेमिलियर टू दोज पीपुल। तो फिर वो लोग किस हिसाब से वो कॉन्स्टेलेशन बनाए, जो वो अपनी चारों ओर जो शेप देखते थे उसी शेप का आकार को वो रिकॉग्नाइज करते थे। कैन यू इजीली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशंस इन द नाइट स्काई। और तो फिर जो स्काई में स्टार्स का गणना करते थे, उसका रिसर्च करते थे, उनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेते थे, तो फिर वो सारी ये कॉन्स्टेलेशन का बनाए हैं। यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई। अरे आप अगर देखेंगे ना तो आपको भी कुछ कॉन्स्टेलेशन पता चल जाएगा। फॉर दिस यू शुड नो व्हाट ए पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक्स लाइक। इसके लिए आपको कुछ जानकारी चाहिए। जैसे
कौन सा कॉन्स्टेलेशन का शेप क्या है, फिर आप भी उसी शेप को अंदाज से देखेंगे, थोड़ा अच्छी तरह निहारेंगे तो आपको पता चल जाएगा अरे हाँ ये तो ऐसे ही दिख रहा है। एंड व्हाट टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई, आपको दो चीज़ पता लगाना है कि आपको क्या जानना है, व्हाट ए पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक लाइक, आप जो कॉन्स्टेलेशन देखने जा रहे हैं वो किसका शेप लेने वाला है। एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द नाइट स्काई, तो नाइट स्काई की ईस्ट के ओर कि वेस्ट के ओर कि नॉर्थ की ओर कि साउथ की ओर, या फिर बीचों बीच सेंटर स्काई में कहाँ पर ये दिखने वाला है, ये दो चीज़ आपको पता लगाना कि इसका शेप कैसे दिखेगा और ये कौन सा स्काई में दिखाई पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशन व्हिच यू कैन सी ड्यूरिंग, तो फिर ऐसे ही कुछ हमारे फेमस कॉन्स्टेलेशन के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। व्हिच यू कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट इज उर्सा मेजर, तो फिर आप गर्मियों के दिन में समर टाइम में और जैसे ही सूरज अस्त होते ही सनसेट होते ही अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में ये उर्सा मेजर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तर्षि, तो ये सारे एक ही चीज़ है। तो फिर ये कौन सा है, ये है ये वाला, ठीक है। इसका कितने सारे नाम है, ये है उर्सा मेजर, इसको बिग डिपर भी बोलते हैं और ये ग्रेट बियर भी बोलते हैं क्योंकि ये बड़ा बियर की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो फिर ये बड़ा बियर की तरह दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है, तो इसीलिए उसको ग्रेट बियर भी बोलते हैं। और द सप्तर्षि, सप्तर्षि किसे कहते हैं, ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये हो गया हमारा सप्तर्षि, यानी कि 7 ऋषियों के नाम पर है, पुलाव, पुलस्त्य, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचा, ये सारे होते हैं। तो देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन, इसी कॉन्स्टेलेशन में ये सारे प्रोमिनेंट 7 स्टार्स है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी, तो फिर ये सारे होते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टेलेशन, अपीयर्स लाइक ए बिग लैडल और एक क्वेश्चन मार्क, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है। It appears like a big ladle. There are 3 stars in the middle, in the handle of the ladle and 4 in the ball. तो फिर इसमें ऐसे शेप में जो है ये, तो फिर इसी शेप में यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, 4 और यहाँ 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 ऐसे करके वो है ना, यहाँ पर हैंडल पर 3 है और उसके अंदर की ओर 4 है, 4 in the ball. In all ancient culture, very interesting mythological stories have been associated with the various constellations. तो फिर ये सारे कॉन्स्टेलेशन के साथ हमारी पुरातन बहुत सारे कहानी भी जुड़े हुए हैं कि कौन सा किस लिए है। तो आइए आगे देखते हैं और क्या बोला गया है कि उर्सा मेजर क्या है, ये सप्तर्षि है। तो सप्तर्षि हैज बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशिएंट इंडियन सेजेस, तो ये 7 इसीलिए सप्त ऋषि है, इसीलिए सप्तर्षि, इंडियन सेजेस और ऋषि known in the figure now. According to the ancient mythology, the 7 sages who formed the Saptarishi preserve the eternal knowledge of Vedas and explain it to people in every new age. तो ये सप्तऋषि की महात्म्य क्या है, इनका महात्म्य ये है, स्पेशलिटी ये है कि उनको वेद का पूरा ज्ञान है और ये सबको, ये नेक्स्ट पीढ़ी दर पीढ़ी ये सबको वेद का ज्ञान देते आ रहे हैं। तो फिर ये सारे कौन है, चलिए और एक बार देख लेते हैं। क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मारीची, मैंने कहा था। तो फिर ये सारे वेद की विशेषज्ञ हैं। तो हम इसको आगे भी और पढ़ते हैं। 17.6 ऑब्जर्व द कॉन्स्टेलेशन फॉर ए फ्यू आवर्स, डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स शेप, अगर आप कुछ देर देखेंगे कि तो क्या इसका शेप में कुछ चेंज आ जाएगा। डू यू फाइंड एनी चेंज इन इट्स पोजीशन, क्या उसका पोजीशन में कुछ चेंज आ जाएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द शेप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन रिमेन्स द सेम, अरे इसका शेप तो वही के वही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द कॉन्स्टेलेशन अपीयर्स टू मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अब ये देखेंगे ये भी मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, जैसे सारे स्टार्स मूव करते हैं, सन मूव करता है, ऐसे ये भी मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट। आई हैव हर्ड दैट वी कैन लुक एट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर, उर्सा मेजर की मदद लेकर हम फाइंड आउट कर पाएंगे, क्या हम फाइंड आउट कर पाएंगे पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर।
तो आइए देखते हैं 17.7 में क्या कहता है। दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर एट अबाउट 9 PM। तो फिर एक समर नाइट में, जबकि मूनलेस नाइट होना चाहिए ताकि अंधेरा ज़्यादा हो, अब अच्छी तरह देख पाएंगे, लगभग 9 o'clock। लुक टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट, आपको नॉर्दर्न पार्ट उत्तर की ओर देखना है। अब द स्काई आइडेंटिफाई उर्सा मेजर, तो आप उर्सा मेजर देख पाएंगे। यू मे गेट हेल्प ऑफ द एल्डर्स, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो घरों की किसी बुजुर्गों को बुलाइए, वो जरूर देखेंगे। लुक एट द 2 stars एट द एंड ऑफ द उर्सा मेजर, तो उसका 2 stars को आप देखेंगे उर्सा मेजर की, और इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस स्टार्स। देखिए उर्सा मेजर की ये 2 stars को आप देखेंगे और इसको आगे बढ़ाते ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, पोल स्टार मिल जाएगा। ये 2 को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाकर आपको देखने वाला है पोल स्टार। shown in figure 17.13 extended this imaginary line towards the north direction, ये आगे हम बढ़ाएंगे about 5 times the distance between the 2 stars, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस का 5 times 1 2 3 4 5 टाइम्स आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा पोल स्टार। द लाइन विल लीड टू ए स्टार विच इज नॉट टू ब्राइट, पर ये जो है वो जब बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, दिस इज द पोल स्टार। तो फिर ये क्या है, आपको मिल जाएगा पोल स्टार। ऑब्जर्व द पोल स्टार फॉर सम टाइम, आप कुछ देर अगर पोल स्टार को देखेंगे तो आपको लगेगा इट डज नॉट मूव एट ऑल एज अदर स्टार्स ड्रिफ्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे बाकी स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा, ये जहाँ था बस वहीं रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी 17.8 से पार्ट 3 से। ओके, होप यू एंजॉयड माय टीचिंग, थैंक यू। With this, we complete the second part of the chapter. If you like the video, then please subscribe my channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.